मेरा नाम कंगना है और मेरा पति एक डॉक्टर था। आज मेरी बेटी को देखने रिश्ते वाले आने वाले थे, इसलिए मैंने जल्दी से पड़ोस के घर से एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि बेटा जल्दी से मुझे नाश्ते का सामान ला दो, मेहमान आते ही होंगे। आज हमारे घर मेहमान आ रहे थे। मेरी बेटी को देखने के लिए मैंने पूरे घर को अच्छे से सजाया था और मेहमानों के लिए खाने पीने का अच्छे से इंतजाम किया था। नाश्ते का थोड़ा सामान तो मैं पहले ही ला चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा सामान और बाकी रह गया था। वो मैंने पड़ोस की ही किराना स्टोर से मांगा लिया था। मैं खुद भी अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी और मैंने अपनी बेटी को भी ठीक से तैयार कर दिया था ताकि मेहमानों को मेरी बेटी पसंद आ जाए। मेरी बेटी का नाम ईशा है और उसकी उम्र 25 साल थी। मैं चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूं। मैं उसकी शादी कम ही उम्र में करना चाहती थी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था, बस इसलिए उसकी शादी नहीं कर सकी। मगर अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसकी उम्र भी शादी लायक हो गई थी। इससे पहले भी उसके लिए कई बार रिश्ते आ चुके थे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। उसे लोग देखकर आसानी से पसंद कर लिया करते थे। उसमें कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इस बात की थी कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो। हर माता पिता बच्चों के जवान होने के बाद यही ख्वाहिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की शादी हो जाए, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाए। और जहाँ तक बेटियों की बात आती है तो माता पिता को उनकी जवान होते की फिक्र होने लगती है कि जल्द से जल्द हमारी बेटी शादी करके अपने घर की हो जाए। लेकिन मेरे पति न जाने किस तरह की सोच रखते थे। कहने को तो वो डॉक्टर थे, काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनकी सोच बहुत ही नीची थी। जब भी हमारे घर लड़के वाले मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आते थे तो मेरे पति उन्हें इनकार कर दिया करते थे। आज भी जब हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इन मेहमानों को देखकर भी मेरे पति रिश्ते से इनकार न कर दे, क्योंकि मेरे पति मेहमानों के मुंह पर ही कह दिया करते थे कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहता। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आज भी वो ऐसा ही न कर दे। मेरी बेटी भी अपने पिता की इस हरकत से उदास रहती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मुझ में कोई कमी है, तभी तो मेरी शादी नहीं हो पा रही। मगर मैं उसे तसल्ली देकर थक गई थी कि तुम्हारे पिता रिश्ते से इनकार कर देते हैं, वरना तुम तो बहुत सुंदर हो। हमारे घर खुद चलकर रिश्ते आते हैं। मेरी बेटी बहुत मासूम और सुंदर थी। मोहल्ले के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। वो कहीं मेरे साथ शादी में चली जाती थी तो लोग उसे फौरन देखते ही पसंद कर लेते थे और जल्द ही हमारे घर रिश्ता भी भेज देते थे। मेरी बेटी के रिश्ते तो ना जाने कितने अमीर और ऊंचे परिवारों से आए थे, लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो पिछले साल से लगातार उसकी शादी से इनकार कर रहे थे और पिछले साल ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई थी। मैंने सोचा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फौरन ही उसके लिए रिश्ता लेकर 6 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी कर दूंगी। लेकिन मेरे पति ने तो मेरी सोच को पूरी तरह से खाक में मिला दिया था। जैसा मैं चाहती थी वैसा हो ही नहीं रहा था। ईशा मेरी एक लौटी बेटी थी और उसकी शादी के लिए न जाने मैंने क्या क्या सोच कर रखा था। यहाँ तक कि जब से ईशा का कॉलेज खत्म हुआ था तब से ही वो उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, यहाँ तक कि छत पर भी नहीं जाने देते थे। कहते थे कि बस हमेशा बेटी को अपने साथ रखो, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम उसे बाहर जाकर खुद ला कर दो, इसे बाहर मत भेजो। पता नहीं वो मेरी बेटी पर इतनी सख्तियां क्यों करने लगे थे। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि अनपढ़ गंवार है, या फिर उनका अपनी बेटी की तरफ से विश्वास उठता जा रहा है। मेरी बेटी ने बीकॉम किया हुआ था। वो कॉलेज भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर भी जाया करती थी, उनके साथ खूब एंजॉय भी करती थी। कभी मेरे पति ने उस पर इतना शक नहीं किया था, लेकिन जब से उसका कॉलेज खत्म हुआ था तब से उन्होंने मेरी बेटी को इस तरह से कैद करके रख दिया था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। ये सब देखकर तो मुझे भी अफसोस होता था, लेकिन मैं अपनी बेटी के सामने अपना अफसोस जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही उसकी शादी कर दूंगी तो अपने ससुराल जाने के बाद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाएगी, अपने पति के साथ घूमेगी फिरेगी। लेकिन मेरे पति अभिषेक ऐसा नहीं चाहते थे। बेचारी सारा दिन मेरे साथ ही घर में रहती थी और मेरे साथ ही घर के कामकाज में हाथ बटाया करती थी। मेरी बेटी का सपना था
कि वो पढ़ने के बाद जॉब करे, लेकिन मेरे पति उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो फिर उसे जॉब करने की परमिशन क्या देते? वो भी अपने पापा की सोच को अच्छी तरह से जान गई थी, मगर हैरान होती थी कि इतने पढ़े लिखे होते हुए भी मेरे पिता की सोच कैसी हो गई है। अब मेरी बेटी ज्यादातर घर में रहती थी, तो मैंने उसे घर के सारे कामकाज अच्छे से सिखा दिए थे, ताकि ससुराल जाने के बाद उसे कोई परेशानी ना हो। ईशा मेरी एकलौती बेटी थी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पति उसे प्यार नहीं करते थे या उसे किसी तरह की दुश्मनी निकाल रहे थे। वो तो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करते थे। हम अगर उसे घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे, उसे जो चीज़ पसंद होती है उसे घर में लाकर दिया करते थे। उसका बर्थडे भी हम लोग घर में ही सेलिब्रेट किया करते थे। उसे उसकी पसंद के कपड़े भी घर में ही लाकर दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक मोबाइल फ़ोन दे दिया था और कहा था कि तुम्हें जो भी चीज़ पसंद हो उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे ही मंगवा लिया करो। मगर कभी कभी उसका दिल करता था घर से बाहर निकलने का, तो मेरे पति ने मुझे इस बात की बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी। ना तो तुम इसे घर से बाहर लेकर जाओगी और ना ही इसे अकेला जाने दोगी। जो भी चीज़ चाहिए वो घर के अंदर ला कर दो। मैंने आज सुबह सुबह ही सारे काम कर लिए थे, क्योंकि आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। मेरे पति सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद अपने क्लिनिक जाने के लिए निकल गए थे। उनका क्लिनिक बाजार वाले रास्ते पर था, हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर था। वो अपनी बाइक पर क्लिनिक के लिए चले जाते थे और शाम को 6 बजे तक क्लिनिक बंद करके वापस आ जाते थे। अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी तो वो मेरे पति को फ़ोन कर दिया करता था। मेरे पति पेशेंट को उसके घर देखने के लिए भी चले जाते थे, लेकिन घर जाने के उनके अलग से चार्ज होते थे। आज मेरे पति को इस बात के बारे में नहीं पता था कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं। मैंने उनको बताया ही नहीं था। मैं चाहती थी कि शाम के टाइम पर जब मेरे पति क्लिनिक बंद करने के बाद घर के अंदर दाखिल हो तो उन्हें मेहमान बैठे हुए दिखाई दे, तब शायद वो रिश्ते से इनकार ना करे। इससे पहले भी कई लोगों को मेरे पति ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, और वो वही लोग थे जो हमारी बेटी की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। यही डर मेरे दिल में आज भी पैदा हो रहा था। शाम के 5 बजे तक मेहमान हमारे घर आ चुके थे। मैंने उनको गेस्ट रूम में बिठाया हुआ था। 1 घंटे तक मैं उनसे बातचीत करती रही, और 1 घंटे के बाद जब मेरे पति घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने उनको इस बारे में बता दिया कि हमारी बेटी ईशा को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। आप पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मेहमानों के साथ आकर बैठ जाना। मैं जब तक नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, मेरे पति लगातार सवाल किए जा रहे थे कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, हमने लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। मैं तुमसे कई बार मना कर चुका हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कुछ समय चाहिए उसकी शादी करने के लिए, और तुम हो कि हर बार किसी न किसी मेहमान को घर पर बुला लेती हो। मैंने जल्दी से अपने पति को खामोश करवाया कि चुप हो जाइए। घर में मेहमान बैठे हुए हैं। वो तो बरस रहे थे और उनकी आवाज़ भी जोर से निकल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेहमानों तक उनकी आवाज़ पहुंच जाए, जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो। मुझे लग रहा था कि मेरे पति जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं ताकि उन लोगों को आवाज़ पहुंच जाए और वो खुद ही यहाँ से चले जाएं। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाई और मैंने अपनी बेटी से कहकर नाश्ता लगवाया। मेरे पति ने लड़की वालों से उनके हालचाल पूछे और उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गए थे। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उनका मूड ठीक नहीं है। मैं भी खामोश बैठी हुई थी कि कहीं वो हमेशा की तरह इस रिश्ते से इनकार न कर दे, क्योंकि इस बार ये लड़की वाले बड़ी उम्मीद से हमारे घर पर आए थे। उन लोगों ने आपस में बातचीत की। लड़के का बिजनेस बहुत अच्छा था और उसका पूरा ही परिवार बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मेरी बेटी को कहीं देखा था, इसलिए अब वो उसका रिश्ता लेकर यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ये सब कुछ लड़के के पिता कह रहे थे, लेकिन इस बार भी मेरे पति ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब, आप मना क्यों कर रहे हो? हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी सच में हमारे घर बहुत खुश रहेंगी। हमारी और भी बहुएं हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है। हम बहुत खुशी खुशी आपके बेटी को विदा करके अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए आपको इनकार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे रिश्तों के लिए तरसते हैं,
लेकिन ये रिश्ता तो खुद हमारे घर चलकर आया था। वो बार बार पूछ रहे थे कि आखिर हमारे बेटे में क्या बुराई है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। मैं अपने पति की तरफ देख रही थी कि काश वो आपकी बार रिश्ते के लिए हाँ कर दे। यहाँ मेरी बेटी की किस्मत चमक जाएगी, उसकी शादी हो गई तो वो बहुत खुश रहेंगी। लेकिन नहीं, मेरे पति के मुंह से इनकार निकल चुका था तो इनकार ही हुआ। मेरे पति कहने लगे कि आपके बेटे में कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी मासूम है और मेरे हिसाब से वो अभी छोटी है। देखिए, मैं अपने हिसाब से अपनी बेटी की अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। पहले भी मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने उनको भी खुद इनकार किया है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे घर से जा सकते हैं। वो लोग तो मेरे घर से उदास होकर चले गए। मुझे ये लोग बहुत पसंद आए थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे और बहुत ही इज्जतदार लोग थे। मेरे पति ने इस तरह से उनकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया था। मैं दिल से चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी इस परिवार में हो जाती। उनके जाने के बाद मैं अपने पति से लड़ने लगी कि जल्द से जल्द ईशा की शादी कर दीजिए। उसके साथ की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है और हमारी बेटी अभी तक घर बैठी हुई है। आपने तो उसे उसकी आज़ादी तक छीन ली है और उसकी शादी भी नहीं करना चाहते। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? आप पढ़े लिखे हो, एक डॉक्टर हो, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हो। अभी हमारी बेटी की शादी की उम्र है, उसके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जब बेटियों की उम्र निकल जाती है तो उनके लिए रिश्ते भी नहीं आते। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, मगर आप उन सारे ही रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हो। आपने तो आज भी रिश्ते से इनकार करके मुझे मायूस कर दिया। आप कैसे पिता हो? मैंने हर पिता को देखा है जो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, मगर आप तो चाहते ही नहीं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए। मेरी बातों पर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि बस, मैंने कह दिया ना कि अभी इसकी शादी नहीं होगी, तो मुझसे ज्यादा बहस मत करो। ये कहकर वो कमरे का दरवाजा धड़ाम से बजाते हुए अपने कमरे में चले गए थे। अपने पति के घर से जाने के बाद मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी और गहरी सोच में चली गई। यही सोचने लगी कि पता नहीं मेरे पति हर रिश्ते में क्यों कमी निकाल देते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी की शादी ऐसे भी कौन से लड़के से करनी है? इस वजह से हमेशा मेरी बेटी भी उदास रहती थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र थी। मैं यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं और उसे उसके घर का कर दूं। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन फिर से एक और रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया। लड़के वाले बहुत अमीर थे और दहेज लेने के बजाय हमारी बेटी के लिए घर में उसकी ज़रूरत का हर सामान खुद मौजूद करवाना चाहते थे। मुझे लगा कि इस बार तो मेरे पति को मान ही जाना चाहिए, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अब की बार उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बेटी के लिए मेहमानों को घर बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे कई बार मना कर चुका हूँ, और हाँ, कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगा, और जब मेरा मन करेगा तब मैं उसकी शादी करूँगा। ये समझ लो कि बस मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है। अब तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद हमारे घर में कोई भी नहीं आना चाहिए। मेरी बेटी का रिश्ता लेकर इस बात पर हम दोनों पति पत्नी की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने अपने पति से उस समय भी कह दिया था कि आप इसकी शादी नहीं करोगे, भले ही मुझे आपको क्यों न छोड़ना पड़ जाए, मगर मैं अपनी बेटी की शादी करके ही रहूंगी। यहाँ तक कि मैं उसे किसी दिन खुद ही घर से भगा दूंगी, फिर तुम इसी तरह से बैठे रह जाना। कुछ दिनों तक तो हम दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की थी। ईशा बेचारी बार बार मुझसे कहती थी कि माँ, आप मेरी वजह से पापा से झगड़ा मत किया करो, मगर मैं भी तो उसकी माँ थी, मुझे कोशिश तो करनी ही थी ना। जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में कोई तीसरा इंसान आ गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया था। उस दिन मैं अपने कमरे में मौजूद थी और अपने कमरे की सफाई कर रही थी, जब अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी, मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फटे पुराने कपड़ों में भिखारी खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि भूख लग रही है, खाना चाहिए। वो मांगने के लिए बहुत चोर मचा रहा था। मैंने उससे कहा कि जाओ, अभी खाना नहीं बना है, कहीं और जाकर खाना मांग लो। ये कहकर मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे में आकर लेट गई थी, क्योंकि मेरी साफ सफाई हो चुकी थी और मैं फ्री हो गई थी।
उसके बाद वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी थी, लेकिन ना जाने उसे क्या प्रॉब्लम थी। वो बार बार दरवाज़ा बजाया जा रहा था। मैंने फिर भी नहीं खोला कि अभी खाना नहीं बनाया है। मैं वैसे भी देर से ही खाना बनाया करती थी और घर में भी कुछ खाने का नहीं पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि दरवाज़ा बजा बजा कर थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा। मेरी बेटी को भी काफ़ी देर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने नहीं खोला तो तंग आकर उसने ही दरवाज़ा खोल दिया। वो काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। मुझे अपने कमरे के दरवाजे से ही बाहर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। मैंने झांक कर देखा तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी और किसी से बातें कर रही थी। मैं उठी और देखना चाहती थी कि वो किससे बातें कर रही है। मेरे पति बहुत सख्त बिहेवियर के थे। बेटी को तो वो छतक पर नहीं जाने देते थे, लेकिन अब वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर वो इस समय घर आ गए और उन्होंने उसको दरवाजे पर खड़े हुए देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैंने ईशा को आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, वहाँ पर क्या कर रही हो। वो थोड़ी देर के बाद अंदर आ गई और उसने मुझे बताया कि वो भिखारी से बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा उससे बात मत करना। ईशा कहने लगी कि माँ, मैं उससे बातें नहीं कर रही थी, उसको पैसे दे रही थी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, सोचा घर में खाना नहीं है तो इतने पैसे ही दे देती हूँ। और फिर क्या था कि वो भिखारी हर रोज़ हमारे दरवाजे पर आ जाता और मेरी बेटी दरवाजे पर चली जाती थी। वो कुछ मांगने नहीं आता था, बस दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था। मेरी बेटी उसे कुछ न कुछ दे ही दिया करती थी, कभी खाना, कभी पैसे, कभी कोई फ्रूट्स वगैरह, या फिर कभी आटा चावल, और फिर बातें भी करने लग जाती थी। मैं ईशा से बहुत मना करती थी, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं ईशा से कहती थी कि तुम्हारे पापा को अगर पता चल गया कि तुम दरवाजे पर खड़ी होती हो तो तुम जानती हो ना कि क्या होगा। तुम इस तरह रोज उस भिखारी से दरवाजे पर खड़े होकर बातें करोगी तो पड़ोसी लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें नहीं पता कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारे पापा से भी तुम्हारी शिकायतें करते कि देखो, आपकी जवान बेटी दरवाजे पर खड़ी होकर भिखारी से बातें करती है। बेटा, ईशा ध्यान रखा करो, उस भिखारी के आने पर तुम दरवाजे पर मत जाया करो। वो दरवाजा बजाता है तो बजाता रहे। तुम्हारे पापा ने अगर कभी देख लिया तो तुम उनके गुस्से को अच्छी तरह से जानती हो, वो तुम्हारी और मेरी क्लास लगा देंगे। ईशा को मेरी बात समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो गुस्सा करके अपने कमरे में चली गई। मैं उसे बहुत समझाया करती थी, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही थी और हर रोज उस भिखारी से बातें करने लग जाती थी। मैं पूछती तो कहती कि माँ, वो बहुत गरीब है, उसे किसी न किसी सामान की ज़रूरत होती है, अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान रहती थी। एक तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, और अगर कोई अच्छा रिश्ता आता तो उसके पापा इनकार कर देते थे, और अभीशा रोज इस भिखारी से बातें कर रही थी। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? वैसे भी लोगों को तो बातें करने का बस मौका चाहिए। पिता तो क्लिनिक चले जाते हैं, लेकिन माँ तो घर में ही होती है। लोग यही कहेंगे कि क्या माँ अपनी बेटी से मना नहीं कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी कि कोई मेरे पति से मेरी बेटी की शिकायत न कर दे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आपकी बेटी एक भिखारी के साथ हमेशा बातें करती रहती है। मैं तो पहले ही घबरा रही थी कि ये मेरी बेटी के बारे में कोई बात ना कर दे, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वो यही बात करने के लिए तो यहाँ पर आई थी। मैंने ईशा को उसके कमरे में जाने को कहा, वो नहीं गई और कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथों से निकलती जा रही है। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो। मेरी बेटी को गुस्सा आ रहा था और वो खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। मैंने अपनी बेटी को शांत रहने का इशारा दिया था। मैं उनकी बातों पर घबरा गई। मैंने कहा कि नहीं, वो उस भिखारी से बात नहीं करती, बस उसे कुछ ना कुछ देने के लिए चली जाती है। फिर वो कहने लगी कि तुम कब कर रही हो अपनी बेटी की शादी? अरे 25 साल से ज्यादा की हो चुकी है, और कब करोगी? मैंने सुना है कि पिछले हफ्ते भी तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था और तुमने उसे भी मना कर दिया। मैंने बात को गोल मटोल किया और कहा कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग कुछ ठीक नहीं थे। मैंने उसे नहीं बताया कि मेरे पति ही रिश्ते से मना करते हैं।
फिलहाल तो जैसे तैसे मैंने उस औरत को समझा बुझाकर अपने घर से भेज दिया था। शाम के टाइम मेरे पति क्लिनिक से घर वापस आए तो घर आते ही सबसे पहले ईशा के बारे में पूछने लगे। ईशा कहाँ है? लगता है वो आजकल अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही बिजी है। मेरे पति ये बात बड़े ही अजीब अंदाज से कह रहे थे। मैंने घबराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि कहीं किसी ने मेरी बेटी की शिकायत उसके पिता से तो नहीं कर दी कि ईशा रोज दरवाजे पर खड़ी होकर एक भिखारी से बातें करती है। मैंने अपने पति को बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही है। आजकल कुछ उदास रहती है, शायद अपनी शादी के लिए फिक्रमंद है। मैंने अपने पति से 2-3 झूठी बातें कहीं ताकि वो मेरी बेटी के रिश्ते पर ध्यान दे और उसकी शादी करवा दे। मेरे पति ने फिर से वही बात कही थी कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ईशा को समझाऊंगी कि वो दरवाजे पर ना जाया करे। मैं उसे रोक लूंगी। मैं किसी तरह की मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। पहले ही मैं उसकी शादी के लिए काफी परेशान हो रही थी और अब ये भिखारी हर रोज हमें परेशान करने के लिए आ जाता था। इससे पहले कि मेरे पति को सब कुछ पता चल जाता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं अब उस भिखारी को अपने घर की चौखट पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं उस भिखारी को ऐसी डांट लगाऊंगी कि वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि आज फिर से मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी उस भिखारी से बातें कर रही है। मैं धीरे धीरे उन दोनों की बातें सुनने के लिए दरवाजे तक चली गई। मेरी बेटी बातें करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे दबे कदमों से मैं उसके पीछे आकर खड़ी हुई हूँ। मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो भिखारी मेरी बेटी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर किया और खुद बाहर जाकर उस भिखारी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी से इस तरह की बातें करने की तुमने अपनी औकात देखी है? एक भिखारी हो और मोहब्बत की बातें मेरी बेटी से कर रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बेटी को पसंद करने की। चलो जाओ यहाँ से, वरना शोर मचाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी और बहुत ही पिटाई करवाऊंगी। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि मैं उसे धक्के मारकर अपने मोहल्ले से निकलवाती, वो कहने लगा कि पहले मेरी बात तो सुनिए आंटी, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही अमीर लड़का हूँ। आप जितना चाहे मुझे मार सकती हो, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। चाहे तो आप मेरे बारे में पता कर सकती हो। मैं पीछे के मोहल्ले में रहता हूँ। मैं आपकी बेटी की खातिर ही अपना रूप बदल कर यहाँ पर आता हूँ। काफी समय से ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो ये कॉलेज जाया करती थी, इसलिए मैं उसे आते जाते देखता रहता था, लेकिन अब काफी समय से वो घर के बाहर भी नहीं निकलती और ना ही अपने घर की खिड़की दरवाजे पर आती है। ईशा से मिलने के लिए ही मैंने अपना भिखारी वाला रूप बनाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ईशा की शादी मेरे साथ करवा दीजिए। मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं इससे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए और इसकी मोहब्बत के लिए यहाँ तक आता हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर हमारा तमाशा मत बनाओ। अभी यहाँ से चले जाओ, मैं सोचकर तुम्हें जवाब दूंगी। मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था और ईशा कोष के कमरे में भेज दिया था और खुद अपने कमरे में आ गई थी। मैं सोचने के लिए बैठ गई थी कि मैं चाहूँ तो इस लड़के के साथ ईशा की शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो उसकी शादी करवा ही नहीं रहे और इस लड़की के साथ मेरी बेटी खुश भी रहेंगी। जो मेरी बेटी की खातिर भिखारी बन सकता है, वो उसको खुश भी रख सकता है। और फिर फाइनली मैंने एक दिन फैसला कर ही लिया था कि मैं अपनी बेटी को उस भिखारी के साथ भगा दूंगी। एक दिन दबे शब्दों में मैंने अपने पति से कहा भी था कि ये एक अमीर घर का रिश्ता है और वो लड़का कभी हमारी बेटी को पसंद करता है। अगर आप चाहो तो एक बार वहां पर ट्राई कर सकते हो। मेरे पति को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि अभी उसकी शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे वही करना होगा जो मैं सोच रही थी। आंधी रात का समय था और मैंने अपनी बेटी को घर से भगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उस समय मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम उसके साथ भाग जाओ और उससे शादी करके खुश रहो।
कुछ समय के बाद जब तुम्हारे पापा का गुस्सा उतर जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोने लगे। उसे भी देर हो रही थी तो वो भी रोते हुए चली गई। मैंने अपनी बेटी को घर से भगा तो दिया था, लेकिन मैं उसके लिए सारी रात बेचैन रही और यही सोचती रही कि सुबह मैं उसके पिता को क्या जवाब दूंगी। फिक्र की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। सुबह सवेरे मेरे पति जब क्लिनिक जाने के लिए उठे और तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठ गए तो मैं उनको नाश्ता देते हुए बड़ी गौर से देख रही थी, क्योंकि मुझे उनसे डर लग रहा था। नाश्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ईशा कहाँ है, वो उठी है या नहीं। उनके सवाल पर तो मैं घबरा गई। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि वो तो अभी सो रही है। तो वो कहने लगी, उसे जगाओ और यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे एक ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो गहरी नींद में सो रही है। मेरी इस बात पर मेरे पति जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, ईशा घर से भाग गई है। तुम उसकी माँ होते हुए भी झूठ बोल रही हो। कहती हो कि वो सो रही है। मैं रोज रात को उसके कमरे में आंधी रात के समय उसे देखने के लिए जाता हूँ कि वो सो रही है या नहीं। जब रात के समय मैं उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि बाहर आसपास जाकर भी ढूंढ लिया था। तुमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए थे जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हमारी बेटी घर से भाग गई। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी यहाँ कितनी इज्जत है। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी बेटी भाग गई है तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मेरे पति ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई थीं जिनको मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। वो रोज ईशा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर एक दिन थककर उन्होंने हार मान ली थी। वह हर रोज मुझसे झगड़ा करते थे और मुझे ताने दिया करते थे और फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी को घर से भागे हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। मैं उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। एक दिन मैं अपनी बेटी को याद करते करते सो गई तो मैंने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत परेशान है और मुझसे कह रही है कि माँ मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये सपना देखने के बाद बहुत परेशान हो गई थी। मैं दिन रात अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती रहती थी। पता नहीं वो अपने पति के साथ किस हाल में होगी, वो खुश भी है या नहीं। एक बार मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, लेकिन अपने पति की इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो चुका था। मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को अपने पति से घर वापस लाने की बात करूं। मैं अपनी बेचैनी खत्म करना चाहती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति जाग रहे थे और बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके निकल रहे थे। फिर वो सोफे पर बैठकर पहनने लगे। मैंने उनसे कहा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। मैंने टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा कि मैं किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं हैरान हो गई कि रात के समय उनको किसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई। ना तो कोई मेरे पति को बुलवाने के लिए घर आया था और ना ही उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी कि वो किसी तरह की तकलीफ में है और आप जल्द से जल्द हमारे घर आकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो उन्हें कोई लेने आया और ना ही मेरे पति के पास किसी का फ़ोन आया था। पता नहीं मेरे पति रात के इस समय अपने कौन से पेशेंट को देखने के लिए जा रहे थे। अगले दिन सुबह के 8 बजे मेरे पति जब घर आए तो मैंने उनसे फिर से सवाल किया और कहा कि आप ऐसे भी कौन से पेशेंट को देखने के लिए गए थे जिसका ट्रीटमेंट करते करते आपको रात से दिन निकल आया। आप इमरजेंसी में जब भी किसी पेशेंट को देखने जाते हो तो 10 मिनट या 15 मिनट में घर वापस आ जाते हो, लेकिन कल रात तो आपने हद ही कर दी। आपको नहीं पता कि पत्नी घर में अकेली है। मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे पूछ पूछ कर थक गई, मगर वो खामोशी रहे। जब रात हुई तो फिर से रात के 3:30 बजे मेरे पति कहने लगे कि मैं एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। पीछे मोहल्ले में एक पेशेंट की तबीयत खराब है। अब मुझे मेरे पति बहुत परेशान करने लगे थे। ये कौन सा ट्रीटमेंट है जो रात को होता है और सुबह तक चलता है, क्योंकि हर रोज मेरे पति किसी न किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए जा ही रहे थे। ट्रीटमेंट के बहाने घर से बाहर निकलना अपना रूटीन बना लिया था। मैं पहले ही ईशा के लिए बहुत परेशान थी, अब तो पति ने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा था। उनकी वजह से मुझे भी सारी रात जागना पड़ता था, क्योंकि मुझे अकेले में नींद ही नहीं आती थी। न जाने रोज रात को वो कहाँ जाते थे। मैं कुछ पूछती तो मुझे जवाब भी नहीं देते थे।
अब मुझे अपने पति पर शक रहने लगा था। कहीं वो मुझसे झूठ बोलकर किसी औरत से तो मिलने नहीं जाते, या फिर उन्होंने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। ये सोच मेरे दिमाग में बार बार आ जाती थी। मैं अपने पति से कुछ भी पूछती तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। बस इतना कहकर चले जाते थे कि पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूं, और मैं सोचती थी कि क्या कोई पूरी रात इनसे ट्रीटमेंट करवाता रहता है। मैंने सोच लिया था कि जब मेरा पति जाने लगेगा तो आज मैं उनका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। इतनी रात को मेरा शक हद से ज्यादा बढ़ गया था। जब एक दिन मैंने अपने पति को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना, वो किसी से फोन पर कह रहे थे कि हाँ, बस कुछ दिन और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रोज रात को वहां जाता हूँ। मैंने इतनी ही बात सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने घबराकर मोबाइल नीचे कर लिया और ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे वो किसी से फोन पर बात कर ही नहीं रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज जानकर ही रहूंगी कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पति रात को घर से बाहर जाएंगे, उसके थोड़ी ही देर के बाद मैं भी उनका पीछा करते हुए घर से निकल जाऊंगी। रात हो चुकी थी, वो घर से बाहर चले गए थे। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि वो मुझे पीछा करते हुए देख भी ले तो पहचान ना पाए। मेरे पति पैदल चलते जा रहे थे, दाएं बाएं मुड़कर, कुछ रास्तों से गुजरकर। मैं भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं जल्दी से एक दीवार के पीछे छुप गई। फिर वो आगे की तरफ चलते रहे। मैं भी चलने लगी। काफी देर हो गई थी। चलते चलते मैं बहुत थक गई थी। पता नहीं अब कितना चलना होगा। वैसे तो मेरे पति के पास बाइक थी, लेकिन रात के समय वो अपनी बाइक नहीं बल्कि पैदल घर से निकले थे। पैदल चलने की वजह से मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पति काफी सुनसान जगह पर आ गए और एक घर के अंदर दाखिल हो गए। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि कहीं मेरे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। ये एक बहुत ही सुनसान जगह थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। शायद ही जंगल का रास्ता था। यहाँ पर एक घर बना हुआ था। मैं तो बहुत डर रही थी। मेरे पति घर के अंदर चले गए। मैं सोच रही थी कि जब मेरे पति इस घर से बाहर निकलेंगे, उनके जाते ही मैं इस घर के अंदर चली जाऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पर कौन है। ऐसा ना हो कि मेरे पति मुझे देख ले। रात काफी हो चुकी थी। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और मैं यहाँ खड़े खड़े थक गई थी। मेरे पति अभी तक घर से बाहर नहीं निकले थे। 1-1.5 घंटे से ज्यादा गुजर चुका था। फिर मेरे पति घर से बाहर निकले और चले गए। मेरे पति वहां से जा चुके थे तो मैं भी थोड़ी देर के बाद घर के अंदर चली गई। मैं जैसे ही घर के अंदर गई तो ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां पर तो मेरी अपनी बेटी मौजूद थी। मेरे पति ने उसे कैद करके रखा था। उसे रस्सी के साथ बांधकर ढका हुआ था। मैं रोती हुई अपनी बेटी की तरफ गई और उसे जल्दी से खोलने लगी। मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैंने अपनी बेटी के आंसू साफ किए और जल्दी से उसे खोलकर अपने साथ घर ले आई। मेरे पति घर में मौजूद थे। उन्होंने हम दोनों को देख लिया था। वो परेशान हो गए थे। मैं अपने पति के आगे बढ़ी और उनसे पूछने लगी कि मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मेरी बेटी के साथ ये क्या कर दिया? आपने उसको कैद करके रखा हुआ था। भला कोई पिता अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं खूब रो पड़ी थी और अपने पति से झगड़ने लगी। मेरे पति ने कहा कि ईशा को कमरे में लेकर जाओ और अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा कि नहीं, आज फैसला होकर ही रहेगा कि आप आखिर मेरी बेटी से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा कि मैंने तुमसे जो कहा है उतना ही करो। ईशा को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसके बाद आकर मुझसे बात करना। मैं उनके चिल्लाने पर घबरा गई और फौरन ही मैंने ईशा को उसके कमरे में छोड़ दिया। मेरे पति कहने लगे कि उसे आराम करने की ज़रूरत है। मैं अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। उसके बाद मेरे पति ने मुझे सब कुछ बताया। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति ने बताया कि हमारी बेटी को शिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी हो गई है, जिसमें पेशेंट को किसी समय एक से ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, जिसमें वो उनसे बात करने लग जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती हैं। शायद उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तुम्हें याद है कि हमारी बेटी रातों को जाग जाग कर पढ़ाई किया करती थी। ज़्यादा पढ़ाई करने से उसका दिमाग आउट हो चुका है, इसलिए उसकी रात को सोने की आदत
खत्म हो गई है जब वो रात के समय जागी हुई होती है, तब अपने आप से ही बातें करने लग जाती है। एक रात अचानक मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि ईशा के कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही उसके कमरे में झांकने गया तो मैंने देखा वो अकेले ही बातें कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैंने अगले दिन भी कुछ ऐसा ही देखा, इसलिए मैं हर रोज रात को उसके कमरे में जाया करता था। उसे देखने के लिए मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगीं। मैंने शहर के सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बेटी के कुछ टेस्ट करने हैं जिससे ये पता चल सके कि उसे यही बीमारी है या नहीं। लेकिन जब मैंने ईशा की कंडीशन देखी तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसे यही बात है। उसका ट्रीटमेंट लंबा चलना था और उसका ट्रीटमेंट भी किसी अस्पताल में होना था, क्योंकि घर में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। हमारी बेटी की हरकतें कुछ पागलों जैसी थीं। हालांकि ऐसा पेशेंट पागल नहीं होता, वो सिर्फ ऐसी हरकतें करता है। अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताता तो तुम मोहल्ले की किसी न किसी औरत को ये बात बता ही देती कि हमारी बेटी को ये बात है, और फिर इस तरह तुम जानती हो कि हमारी बेटी की कितनी बदनामी होती। लोग उसे पागल साबित कर देते। इसलिए मैं उसकी शादी भी नहीं करवा रहा था कि अगर वो शादी करके अपने ससुराल चली गई तो उसके ससुराल वालों को इसकी हकीकत पता चल जाएगी। मैं चाहता था कि पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वो बिल्कुल फिट हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो। लेकिन तुम बार बार कोई ना कोई नया रिश्ता लेकर आ जाती थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया था। एक दिन मुझे पता चला कि पिछले मोहल्ला में एक लड़का रहता है और वो उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके पिता मेरे पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे हमारी बेटी के लिए। जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि मेरा बेटा निखिल आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है, वो उसके ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी उसने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं अपने परिवार के साथ आपके घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मैंने उनको इनकार कर दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लड़का सच में मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। मैंने उस लड़के को कहा कि तुम अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। फिर वो भिखारी बनकर आ गया और इस तरह तुमने उसे घर से भगा दिया। हालांकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था, बस जब मेरी बेटी घर से भाग निकली तो इस तरह मेरी बेटी मेरे कब्जे में आ गई थी। मैंने उस लड़के को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मेरा बहुत साथ दिया और कहा कि मैं फिर भी ईशा से ही शादी करूंगा। वो और मैं मिलकर ईशा का इलाज कर रहे हैं। दरअसल ईशा को कुछ दवाइयां लगती हैं और एक मशीन द्वारा उसे थेरेपी दी जाती है जिसमें वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसे तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता था कि ये थेरेपी हम उसे घर पर करें या अस्पताल में करें, और ये बात मैं तुम्हारे सामने भी नहीं लाना चाहता था। इसलिए मैं उसे वहां जंगल में मौजूद सुनसान घर में ले गया और वहां पर मैं उसकी रात को जागकर थेरेपी किया करता था। वो जोर जोर से चिल्लाते थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हमारी बेटी का इलाज काफी हद तक हो चुका है। बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद उसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम तो हमारे समाज के बारे में जानती ही हो कि अगर किसी को कोई छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को लोग पागल कहें। मैं एक डॉक्टर हूँ, हर पेशेंट की तकलीफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने अपनी बेटी को पेशेंट की नज़र से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। अब हमारी बेटी घर आ गई है, लेकिन मैं उसका इलाज यहाँ नहीं कर सकता। जब थेरेपी करते समय उसे तकलीफ होगी तो आसपास के लोगों को लगेगा कि हम अपनी बेटी के साथ कोई अत्याचार कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे पेशेंट का इलाज ज़्यादातर मेंटल हॉस्पिटल में होता है, लेकिन मैं तुम्हारी ममता को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को रस्सियों से भी इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि थेरेपी के समय उसे तकलीफ होती थी। वो चीखती चिल्लाते थी और भागने की कोशिश करती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अभी कुछ दिन और हमारी बेटी को थेरेपी लेनी होगी, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैंने उसका रिश्ता निखिल के साथ पक्का कर दिया। हम अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
आखिरकार ईशा हमारी एक ही बेटी है। ये कहकर मेरे पति खामोश हो गए थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी बेटी इतनी तकलीफ में थी, मैं उसकी माँ थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं की। ये तो अच्छा हुआ कि उस रात मेरे पति ने सब कुछ देख लिया। शायद मैं अपनी बेटी को ऐसी हरकतें करते हुए देखती तो मैं भी यही समझती कि वो पागल हो गई है। मुझे अब पता चला था कि मेरे पति कितने समझदार और अच्छे इंसान हैं, जिनको मैं हमेशा बुरा भला कहती थी और यही समझती थी कि ये पिता नहीं बल्कि अपनी बेटी के दुश्मन हैं, तभी तो उससे दुश्मनी निकालते हैं। अब मुझे पता चला था कि मेरे पति मेरी बेटी का कितना भला चाहते थे। वो सिर्फ मेरी ही औलाद नहीं थी, बल्कि मेरे पति की भी औलाद थी। ये बात कभी मैंने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, अपने सारे झगड़े और गलतियों की माफ़ी मांग ली। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था लगभग 2-4 महीने तक, और मेरी बेटी का ट्रीटमेंट मेरे पति ने किया, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट मेरे पति को बता दिया करते थे कि आपको किस तरह अपनी बेटी को थेरेपी देनी है और किस तरह इसका ट्रीटमेंट करना है। इसी तरह उसके पिता उसका इलाज करते रहे, और फिर एक दिन मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई तो हमने उसकी शादी खूब धूमधाम से निखिल के साथ कर दी थी। निखिल, जो एक अमीर इंसान था, मेरी बेटी के कॉलेज में पढ़ता था और उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने इज्जत के साथ हमारे घर रिश्ता भेजा था। तभी मेरे पति को ये आइडिया आया था और उन्होंने निखिल का रिश्ता एक्सेप्ट करके उसे अपने साथ शामिल कर लिया था। निखिल मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश है, और अब वो बताता है कि वो पहले जैसी कोई भी हरकत नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अपने पति के साथ आज बहुत खुश है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।